बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट्स। अच्छा, जैसा कि आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, यहाँ पे पहला वर्ड आ रहा है टॉपिक में, वो सीरीज़ है। नेक्स्ट वर्ड जो है रेजोनेंस है, और अगला अगला जो लास्ट वर्ड है वो सर्किट्स है। तो इट मीन्स कि हमने कुछ कंपोनेंट्स उनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है और उनका एक सर्किट बनाना है। ठीक है, बाकी फिर हम रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस से ये मतलब है कि पहले हम एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से। ठीक है जी, ये एसी सोर्स है और इसके साथ ये रजिस्टर कनेक्ट किया गया है, साथ इंडक्टर है और साथ ही कैपेसिटर है। ठीक है, कि एक सर्किट है जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो रजिस्टर है, जो सेकंड कंपोनेंट है वो इंडक्टर है और थर्ड कंपोनेंट है कैपेसिटर। अच्छा, पहला तो पूरा हो गया वर्ड जी। जो सीरीज़ के कंपोनेंट को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ, लास्ट वर्ड भी कंप्लीट जो है वो इसकी डेफिनेशन पे फुलफिल कर रहे हैं। कौन उनका हमने तीनों कंपोनेंट्स का एक सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है, अब रेजोनेंस का ये मतलब है कि हर कंपोनेंट जब एसी सर्किट से कनेक्ट किया जाता है तो वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी उसकी होती है। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको देते हैं। ठीक है जी, अगर हम इस रजिस्टर की बात करते हैं तो रजिस्टर को भी अगर एसी से कनेक्ट किया जाए तो ये एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। अगर इंडक्टर को कनेक्ट किया जाए तो ये भी सर्टन फ्रीक्वेंसी से काम करेगा। कैपेसिटर को भी किया जाए तो ये भी इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। अभी हम थोड़ी देर में फार्मूले लिख के तीनों को बारे में देखते हैं कि इसकी इंडक्टर किस फ्रीक्वेंसी पे सबसे अच्छा काम करता है, कम या ज़्यादा। इसी तरह कैपेसिटर के बारे में भी हम देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए अल्टरनेटिंग सोर्स में। ठीक है जी, ये अल्टरनेटिंग सोर्स, इसको हम एस लिख लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ठीक है जी, तो अब हमने जो रेजोनेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बनता है कि ये जो दो कंपोनेंट्स हैं या तीन कंपोनेंट्स हैं, इनकी एक कंबाइंड फ्रीक्वेंसी को हमने ऑब्जर्व करना है कि कंबाइंड जो इनकी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी होगी या उसका जो मैक्सिमम इफेक्ट होगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, उसको हमने सर्किट के अंदर ऑब्जर्व करना है कि रजिस्टर की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, इन तीनों की कॉमन फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मैक्सिमम होगी ना, उसको हम कहेंगे रेजोनेंस। और उस फ्रीक्वेंसी पे हमने इस सर्किट को ऑपरेट करवाना है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि जो एक्स सी है, जो इम्पीडेंस है कैपेसिटर की, वो किसकी इक्वल होती है, 1/ओमेगा सी। इसी तरह जो इंडक्टर की इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल होगी, ओमेगा एल के। अच्छा, इम्पीडेंस के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, इम्पीडेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस को हम कहते हैं। ठीक है, जिस तरह एक रेजिस्टर सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाए तो उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होगी, लेकिन अगर इंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है या कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है तो ये कंपोनेंट्स भी अपनी अपनी रेजिस्टेंस शो करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ मुजाहमत होगी इनकी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के लिए। तो जो भी इनकी रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है जी, या उनको रिएक्टेंस कहते हैं। जो कैपेसिटर होगा उसके लिए रिएक्टेंस होगी और इसके लिए इम्पीडेंस होगी। या आप दोनों को भी इम्पीडेंस कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है ना, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस, उसको भी हम इम्पीडेंस कह सकते हैं। यहाँ पे मैं बल्कि लिख भी देता हूँ। कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है जी, इसको हम इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैसे सिंबल जो है वो Z होता है, हम Z से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो इम्पीडेंस होगी कैपेसिटर को, उसको हम एक्स सी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब इसकी जो इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल होगी, हम बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कैपेसिटर है उसकी इम्पीडेंस किसकी इक्वल होगी, ओमेगा सी, और ओमेगा किसके इक्वल होगा, 2πf। ठीक है, और साथ कैपेसिटेंस आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ओमेगा एल किसकी इक्वल होगी, ओमेगा एल और 2πfl। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिएगा 2 और सी, ये तीनों तो कांस्टेंट है। 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। सी कैपेसिटेंस है, मतलब एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो उतनी ही रहेगी ना जितनी आपने उसको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट के दौरान बार बार चेंज नहीं होगी। तो 2 भी कांस्टेंट है। अब चेंज क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का इम्पीडेंस से क्या रिलेशन हो सकता है, इम्पीडेंस का ये जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस का इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। अच्छा, अब देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी ना,
रिएक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/f। बाकी कांस्टेंट है, मैं उनको नहीं लिख रहा 2πc, मैं सिर्फ f से f 1/f लिख रहा हूँ। अच्छा, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी ना उतनी इम्पीडेंस ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है जो सर्किट आपने कनेक्ट किया है, जो कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया है सर्किट के अंदर, अगर आप उसको उसकी फ्रीक्वेंसी लो रखेंगे, एसी की जो अल्टरनेटिंग सोर्स है ना उसकी फ्रीक्वेंसी आप कम रखेंगे ना, तो उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। और जितनी फ्रीक्वेंसी आप ज़्यादा रखेंगे ना कैपेसिटर, उतनी कम रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये बनता है। तो ज़ाहिरी बात है रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि करंट कम है, और अगर उस सर्किट की रेजिस्टेंस कम कर दी जाएगी तो करंट ज़्यादा गुजरना फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन पे आते हैं। ये है जी किसकी इम्पीडेंस है, इंडक्टर की। इसमें भी 2π और l ये कांस्टेंट है, बाकी जो f है ना ये सिर्फ उस पर डिपेंड कर रही है इसकी इम्पीडेंस। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन बनता है, अगर ये इम्पीडेंस बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ कह लें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इम्पीडेंस बढ़ेगी। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी का और इम्पीडेंस का यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बनता है जब इंडक्टर कनेक्ट किया जाता है, और जब कैपेसिटर कनेक्ट किया जाए तो उसकी कैपेसिटर की रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन बनता है। ये आपने दो चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में इतना सिंपल तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि अगर इंडक्टर कनेक्ट किया गया है तो वो किस फ्रीक्वेंसी पे बेहतर ऑपरेट करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे या लो फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, सर्किट की यहाँ पे या वो ये भी पूछ सकता है कि अगर एक इंडक्टर सर्किट के अंदर कनेक्ट किया गया है तो उसकी करंट उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम गुजरेगी या मिनिमम गुजरेगी। तो वो आप ये देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी ना तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो रेजिस्टेंस भी लो होगी। इसका मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो रेजिस्टेंस लो होगी, जब रेजिस्टेंस लो होगी तो करंट ज़्यादा गुजरेगा। ठीक है, इसको इस तरह से आपने इवेलुएट करना है। इस तरह यहाँ से भी देखिएगा, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप ज़्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस लो होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरह से इन दोनों चीज़ों को आपने इवेलुएट करना है। अच्छा, अब हम एक ऐसे कॉमन पॉइंट की तरफ आते हैं जिसमें हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि एक ऐसी कॉमन फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढनी है या फाइंड करनी है जिस पे दोनों जो कैपेसिटर और इंडक्टर हैं वो काम कर सकें, अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे सकें। वैसे तो अगर हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखेंगे तो सिर्फ ये डोमिनेट रहेगा। ठीक है, जो इंडक्टर है ना ये डोमिनेट रहेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे तो कैपेसिटर जो है वो डोमिनेट कर जाएगा सर्किट में, उसकी इम्पीडेंस डोमिनेट कर जाएगी। लेकिन हमने एक ऐसी कॉमन फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है जहाँ पे दोनों की जो इम्पीडेंस है या दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो सेम हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे, XC इज इक्वल टू XL, कि दोनों की फ्रीक्वेंसी को हमने इक्वल रख दी, या दोनों की जो इम्पीडेंस है उसको हमने इक्वल कर दिया है, क्योंकि हम एक कॉमन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं, कॉमन फ्रीक्वेंसी ढूंढना चाहते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा XC किसके इक्वल होता है, 1/2πfc इज इक्वल टू XL किसके इक्वल है, ओमेगा L के। ठीक है, या आप इसको यूं कीजिएगा, इसको ओमेगा ही रहने दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1/ωc इज इक्वल टू ओमेगा L। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर LC। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय LC, और ओमेगा किसके इक्वल है, 1/LC स्क्वायर रूट। अच्छा, हमें पता है जो ओमेगा है वो किसके इक्वल होता है, 2πf, और जो ओमेगा उसके इक्वल होता है 2πf, तो 2πf इज इक्वल टू 1/LC स्क्वायर रूट। ठीक है जी, बाकी अब नेक्स्ट पेज पे हम इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। ठीक है जी, जो ओमेगा है ये हमने लिख लिया है, ओमेगा इज़ इक्वल टू 1/LC, ओमेगा आर हमने लिखा है, ये इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ओमेगा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2πf इज़ इक्वल टू 1/LC स्क्वायर रूट। तो जो फ्रीक्वेंसी है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, f इज़ इक्वल टू 1/2πLC स्क्वायर रूट। अच्छा, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसको हम FR से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है जी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ये किसके इक्वल होगी, 1/2πLC स्क्वायर रूट, ये इसके इक्वल हो जाएगी।
अच्छा, अब हमने इसी सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, तो बारी बारी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी लिखी है, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज ओनली रेजिस्टिव, सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज 1। अच्छा, एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है लेकिन इसमें बहुत सी बातें हैं समझने वाली। जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अच्छा पहला पॉइंट लिखा हुआ है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज के वन पे, पहला पॉइंट तो यही लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसने कहा हुआ है कि इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें 2 पे कांस्टेंट है, एल इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, स्क्वायर रूट लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फैक्टर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है ना उसमें उसने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ लिखी है, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज ओनली रेजिस्टिव। अच्छा, पहले हम इस पॉइंट को, इस सेंटेंस के ना पहले हिस्से को थोड़ा सा देखते हैं। उसने एक डायग्राम बनाई है इस तरह से, इस डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं थोड़ी देर में। ये डायग्राम इस तरह से बनाई गई है। ठीक है जी, अब ये उसने कहा है, ये इम्पीडेंस है, किसकी इम्पीडेंस है, ये इंडक्टर की इम्पीडेंस है, यहाँ पे ये कैपेसिटर की इम्पीडेंस है, और ये रेजिस्टर की है। अब ये डायग्राम आती कहाँ से है, ये ड्रॉ कहाँ से होती है, हम इसका ओरिजिन देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हम इस डायग्राम पे पहुँचेंगे, और फिर हमें जो सबसे पहला सेंटेंस है ना उसकी समझ आएगी कि पहला सेंटेंस में क्या कहा गया है। अच्छा, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ जी। इसमें जो सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव। इसको अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव। ठीक है जी, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि आर एल सी जो हमारे पास सर्किट है इसको ड्रॉ करना है। आर एल सी, इस सर्किट को हमने ड्रॉ करना है। तो इस सर्किट को ड्रॉ किस तरह से करेंगे, आर एल प्लस आर सी। ठीक है, तो जिस तरह हमने पहले टॉपिक में देखा था आर एल एंड आर सी सीरीज सर्किट्स, इसी तरह हमने आर एल की वेक्टर डायग्राम बनानी है, आर सी की वेक्टर डायग्राम बनानी है। दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास कंबाइंड डायग्राम जी आ जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले करके यहाँ पे बताता हूँ कि डायग्राम किस तरह से आती है। आर एल डायग्राम पहले बनाते हैं। आर एल डायग्राम किसकी इक्वल होगी, रेजिस्टर प्लस इंडक्टर के। अच्छा, रेजिस्टर की वेक्टर डायग्राम आपको पता है किसकी इक्वल होती है, उसकी वेक्टर डायग्राम इस तरह से है जिसमें करंट और वोल्टेज ये दोनों फेस में हैं। चाहे आप वोल्टेज को यहाँ लिख ले, करंट को यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, बुक में वैसे उसने इसके अपोजिट लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है वोल्टेज की ये पीक है और करंट की छोटी पीक है। अच्छा, इसके बाद जो इंडक्टर है, इंडक्टर की किस तरह से वेक्टर डायग्राम बनती है, इंडक्टर में इस तरह से वेक्टर डायग्राम ड्रॉ की जाती है जिसमें वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रही है। ठीक है जी, ये वेक्टर डायग्राम है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये रेजिस्टर के लिए है और ये इंडक्टर के लिए है। ठीक है, अब आर प्लस एल दोनों की वेक्टर डायग्राम को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आर एल बनेगा। अच्छा, अब आपने इन दोनों को जस्ट कंबाइन करना है। तो कंबाइन आप करेंगे तो कंबाइन करने के दौरान आपने ये देखना है जो करंट है इसको आपने रेफरेंस कंसिडर करना है। ठीक है, करंट को आपने कैलकुलेशन में शामिल करना है। आप ये समझ लीजिए इसको आपने कॉमन लेना है करंट को, या इससे भी ज़्यादा आपको आसान और याद रखने का तरीका बताऊं, तीनों कंपोनेंट्स आपने सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं तो सीरीज़ के अंदर करंट हमेशा सेम रहता है सारे कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, तो करंट रेजिस्टर के लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा। वेरी क्या चीज़ कर रही होगी, वेरी पोटेंशियल करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे V के साथ हम लिख लेते हैं, ये पोटेंशियल है रेजिस्टर का और ये किसका पोटेंशियल है, इंडक्टर का, ये VL है, ये इंडक्टर का पोटेंशियल है। तो अब इसकी जो वेक्टर डायग्राम बनेगी वो किस तरह से बनेगी, R प्लस एल इन दोनों को आपने कंबाइन करना है। तो आपके पास जो नई डायग्राम बनेगी ना वो इस तरह से होगी, जिसमें ये वाला जो होगा जिसमें वोल्टेज लीड कर रहा है इंडक्टर में वो इस तरह से आ जाएगा, और इसका जो वोल्टेज है रेजिस्टर का वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज रेजिस्टर का जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, उसको हमने यहाँ प्लॉट कर लिया है, और इंडक्टर का वोल्टेज वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, उसको हमने यहाँ प्लॉट कर लिया है। ठीक है, और ये दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा। अच्छा, V इज़ इक्वल टू किसकी इक्वल होगा,
आई, और इसकी रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होती है, ओमेगा एल। इसकी किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस आई आर। अब इसमें भी आपने आई को कंसीडर नहीं करना अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है, आई को आप छोड़ दें, आप यहाँ यही समझ लेना आई सेम है सारे सर्किट कंपोनेंट्स के लिए। तो इसके आई को और इसके आई को आपने इंक्लूड नहीं करना। बाकी आपके पास जो रिजल्टेंट और फाइनल डायग्राम बनेगी आर एल की, वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस इस एक्सिस के लॉन्ग होगी और इसकी जो इम्पीडेंस है वो किसकी होगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग। अच्छा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो रेजिस्टेंस होगी वो इंडक्टर की होगी, और जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टर की होगी। ये कौन सी डायग्राम है, ये वेक्टर डायग्राम है आर एल की, ये आर एल की वेक्टर डायग्राम है। अब हमने आर सी की वेक्टर डायग्राम बनानी है, फिर आर एल और आर सी दोनों को कंबाइन करके देखते हैं हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनती है, फाइनल रिजल्ट क्या आता है। अच्छा जी, अब हमने आर और सी की वेक्टर डायग्राम को प्लॉट करना है, रेजिस्टर और कैपेसिटर, ये किसकी इक्वल होगी, आर प्लस सी, ठीक है। रेजिस्टर की वेक्टर डायग्राम प्लस कैपेसिटर की, रेजिस्टर की वेक्टर डायग्राम किसकी इक्वल होगी, आई और वी। इसी तरह कैपेसिटर की वेक्टर डायग्राम किसकी इक्वल होती है, जिसमें कैपेसिटर में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। ये दो आप चीज़ें याद रख लें, आप सिर्फ एक वेक्टर डायग्राम याद रख लें कैपेसिटर या इंडक्टर में से। अब देखिएगा ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। जो इंडक्टर की वेक्टर डायग्राम है उसमें क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, लेकिन जो कैपेसिटर की वेक्टर डायग्राम है इसमें करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये वेक्टर डायग्राम है इसकी। अच्छा, अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, रेजिस्टेंस की वेक्टर डायग्राम को और कैपेसिटर की वेक्टर डायग्राम को। तो उसी तरह आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख लीजिएगा, यहाँ पे सी लिख लें, वोल्टेज फॉर रेजिस्टेंस और वोल्टेज फॉर कैपेसिटेंस। अच्छा, जो करंट है दोनों में वो क्या होगा, आपने उसको रेफरेंस लेना है। उसको रेफरेंस लेने के लिए मैंने क्या बताया था, करंट का रेफरेंस आपने इस तरह से लेना है कि अब ये जो वेक्टर डायग्राम है इसको रोटेट करें, एक 90 रोटेट करें, 90 के एंगल पे रोटेट करें। रोटेट करेंगे तो जो करंट होगी वो इस एक्सिस में आ जाएगी और ये जो वोल्टेज होगा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। ये वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बाकी करंट की ये इस एक्सिस में डायरेक्शन बन जाएगी। अब आप इस डायग्राम को और इस डायग्राम को आपने ऐड करना है, ठीक है जी। इस डायग्राम को इस डायग्राम आप देखिएगा, करंट जो है वो एक्स एक्सिस में है, इसका करंट भी एक्स एक्सिस में है। करंट को रेफरेंस ले लें, बाकी वोल्टेज और इन दोनों को आपने कंबाइन करना है, वोल्टेज फॉर रेजिस्टेंस और वोल्टेज फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, उसको आप सिर्फ रेजिस्टेंस लिखेंगे। चलें पहले आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर लिख लें पहले। अच्छा, उसके बाद इसका वोल्टेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसको इस तरह से हम लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई और एक्स सी, ठीक है। तो ये आपके पास वेक्टर डायग्राम इस तरह से बन जाती है। इसी तरह आप करंट जो होगी दोनों तरफ उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे कैलकुलेशन में। बाकी आपके पास जो रिजल्टेंट डायग्राम बनेगी वो क्या होगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रेजिस्टेंस होगी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, एक्स सी। तो अब आप इंडक्टर की डायग्राम को और इस डायग्राम को दोनों को सिर्फ मर्ज कर दें, कंबाइन कर दें, आर सी प्लस आर एल, इन दोनों डायग्राम्स को आप कंबाइन करते हैं। अच्छा, जो आर सी डायग्राम है वो तो यही वाली है, जिसमें ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस, प्लस आर एल डायग्राम। आर एल डायग्राम क्या थी, उसमें रेजिस्टेंस जो है वो इसी तरह एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जो इंडक्टेंस है वो क्या थी, वो परपेंडिकुलर थी इस तरह से। अब इन दोनों डायग्राम्स को आप ऐड करें। अच्छा, आप देखिएगा रेजिस्टेंस इसकी रेजिस्टेंस आर सी की और आर एल की रेजिस्टेंस, ये दोनों जो है वो एक ही एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में। आप दोनों को कॉमन इस डायग्राम को बना के इस तरह से आप लिख सकते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस कॉमन है और इसकी इंडक्टेंस, जो इंडक्टर है इसकी इंडक्टेंस इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में होगी एक्स एल, और कैपेसिटर की इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी एक्स सी। ये आपकी डायग्राम बन गई है। डायग्राम नंबर बी, पेज 125 पे, ठीक है, 16.13 डायग्राम पार्ट बी। तो वहाँ पे सिर्फ ये डायग्राम फाइनल बनी थी, ये सारी जितनी भी ऊपर कैलकुलेशन थी वो नहीं की गई थी, लेकिन सिर्फ ये फाइनल आपके पास ये रिजल्टेंट डायग्राम बन गई है। अब इस डायग्राम को देख के हम पहला सेंटेंस को डिफाइन कर, जो सेकंड पॉइंट है उसको समझ सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या था, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड इज इक्वल टू आर।
अच्छा, ये थर्ड पॉइंट मैंने पढ़ा। सेकंड पॉइंट है द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। अच्छा, सेकंड डायग्राम में ये सेकंड जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि सर्किट के अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो सिर्फ रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वजह से होगी। बाकी अगर आपने इंडक्टर और सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है, उस कैपेसिटर और इंडक्टर को सर्किट के अंदर कनेक्ट किया हुआ है, तो उनकी रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट होती है, लिहाजा वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, और ये वेक्टर डायग्राम से शो भी हो रहा है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये इंडक्टर की रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर की रेजिस्टेंस इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब दोनों की मैग्नीट्यूड एक है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, लिहाजा ये कैंसिल हो जाएगी। बाकी आपके पास सिर्फ ये डायग्राम बचेगी, ये वाली रेजिस्टर की डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम के बारे में वो कह रहा है, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बुक में, कि आपके पास जो सर्किट के अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो सारी की सारी सिर्फ रेजिस्टर की वजह से होगी। बाकी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस और इंडक्टर की रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, तो बाकी इस सर्किट के अंदर जाहिर बात है, ये खुद भी आप सोच सकते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर इन दोनों की रेजिस्टेंस तो कैंसिल होगी, तो लिहाजा करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, मैक्सिमम तक होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम रह गई है। सिर्फ इसकी वजह से, रजिस्टर की वजह से रेजिस्टेंस होगी, सिर्फ वही सर्किट के अंदर इंप्लीमेंट होगी। बाकी कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो कैंसिल हो चुकी है, लिहाजा करंट जो होगा सर्किट में वो मैक्सिमम गुजरेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अच्छा, अब उसने ये कहा हुआ है तीसरे पॉइंट में, लिहाजा अब करंट जो सर्किट है हमारे पास उसमें जो रेजिस्टेंस की वजह से, जो रेजिस्टर है सिर्फ उसकी वजह से रेजिस्टेंस है, तो हमें पता है जो रेजिस्टर होता है उसकी वेक्टर डायग्राम क्या होती है, इस तरह से होती है, जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री होता है। अब उसने ये कहा हुआ है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, कि जब रेजिस्टर सिर्फ सर्किट के अंदर इंप्लीमेंट होगा तो उसकी जो रेजिस्टर की प्रॉपर्टीज है ना सिर्फ वही सर्किट के अंदर होल्ड करेंगी। अब रेजिस्टर जब सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों फेज में होते हैं। फेज में होने का मतलब है दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। जब एंगल 0 होगा तो पावर फैक्टर किस तरह से डिफाइन होगा, पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। ठीक है, P इज इक्वल वी आई कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे हमने 0 डिग्री रखा हुआ है, जब थीटा 0 रखेंगे कॉस थीटा में तो इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। लिहाजा उसने सेंटेंस का अगले पार्ट में लिखा हुआ है पावर फैक्टर इज 1। तो पावर फैक्टर 1 का ये मतलब है कि जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री है, इसीलिए इस सारे का आंसर 1 आया है, कॉस थीटा का आंसर 1 आया है। ठीक है, और एंगल क्यों 0 है, 0 इसलिए है कि जो रजिस्टर हमने सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है उसमें वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में आ रहे हैं, तो जब दोनों एक ही फेज में है तो जाहिर बात है थीटा एंगल 0 के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये आपके तीन पॉइंट हो चुके हैं। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सोर्स वोल्टेज इज कांस्टेंट द करंट इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वैल्यू इज V नॉट ओवर R। अच्छा, अब इसके जो फोर्थ पॉइंट है उसको समझते हैं कि फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के दरमियान, करंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, ये करंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास से कुछ इस तरह से पीक आती है, और जो पीक की मैक्सिमम हाइट है ना, ये मैक्सिमम पीक हमें बता रही है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये FR का ग्राफ है। ठीक है जी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और इसका ग्राफ फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम, दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू, कंबाइंड मैक्सिमम वैल्यू कहना चाहिए, कंबाइंड मैक्सिमम वैल्यूज को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्यों आ रही है, मैंने आपको बता दिया है कि जब इंडक्टेंस को हमने, इसकी जो इम्पीडेंस है, ये कैपेसिटर की, ये इंडक्टर की इम्पीडेंस थी और ये कैपेसिटर की इम्पीडेंस है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो जब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, कम से कम होगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम पीक तक जाएगी। ये सिर्फ इस ग्राफ के अंदर आपको ये चीज़ बताई गई है कि, और करंट की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, I इज़ इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R। ठीक है जी, I आप कह लें कि रेजोनेंस करंट है। ठीक है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो करंट होगा उसको हमने IR कहा है,
ये किसके इक्वल है, वी नॉट डिवाइडेड बाय आर, और वी नॉट जो है ये इनिशियल वोल्टेज है। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये बड़ा आसान सा, इसके अंदर सिर्फ जो पॉइंट नंबर 5 है ये कहा गया कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सोर्स, कि जो आपने सोर्स कनेक्ट किया है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम होगा, या ये कह लें कि वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा इन दोनों को जमा करें तो सोर्स वोल्टेज से उसका आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज से वो बड़ा आएगा। सिर्फ ये इसका स्टेटमेंट जो पॉइंट 5 है उसका ये मतलब था। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में कई दफ़ा भी चुका है, सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, तो ये मैंने बहुत डिटेल से चीज़ें आपको समझा दी हैं। तो ये आपने हर सूरत इस क्वेश्चन को कम से कम ज़रूर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।